जरा कल्पना करिए, आधी रात का सन्नाटा हो, दिल्ली के उस इलाके में जहां देश की सबसे ताकतवर संस्थाओं के दफ्तर हैं। कुछ गाड़ियों की हेडलाइट्स एक बिल्डिंग पर आकर रुकती है। यह बिल्डिंग किसी अपराधी का अड्डा नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र का मंदिर है, भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय। और उन गाड़ियों से उतरने वाली टीम किसी मंत्री की सुरक्षा में नहीं, बल्कि कोर्ट का एक कागज लेकर आई है, एक सर्च वारंट। क्या ये किसी फिल्म का सीन है? जी नहीं, ये वो हकीकत है जिसके दरवाजे पर आज हमारा देश खड़ा है। ये वो कहानी है जो अगर सच हो गई तो भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। नमस्कार, आज हम किसी राजनीतिक बयानबाजी की बात नहीं करेंगे। आज हम उस चिंगारी की बात करेंगे जो कर्नाटका के एक छोटे से गांव से उठी और अब दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंचकर एक ज्वालामुखी बनने को तैयार है। ये कहानी है एक अदृश्य अपराध की, 18 अनसुनी चिट्ठियों की, एक नेता के सीधे चैलेंज की और उस ब्रह्मास्त्र की जिसे अगर इस्तेमाल किया गया तो हमारे लोकतंत्र की नींव हिल जाएगी। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपके वोट की असली कीमत तय करेगा। दर्शकों, ये कहानी शुरू होती है एक फोन कॉल से। साल 2023, कर्नाटक का आलंद क्षेत्र, कांग्रेस उम्मीदवार BR पाटिल को एक वोटर का फोन आता है। नाम है विजय कुमार। उसकी आवाज में डर और हैरानी थी। उसने कहा, साहब, किसी ने मेरा नाम वोटर लिस्ट से काटने की अर्जी डाल दी और मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये एक मामूली शिकायत लग सकती थी, लेकिन जब पाटिल जी ने इसकी तह में जाना शुरू किया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कोई एक विजय कुमार नहीं था, ये तो डिजिटल भूतों की एक पूरी फौज थी जिसे लोकतंत्र पर हमला करने के लिए तैयार किया गया था। 6188 अर्जियां डाली गई वोटरों के नाम काटने के लिए और उनमें से 5994 यानी लगभग 97% अर्जियां फर्जी थी। सोचिए कैसे किया गया। ये कोई हाथ से तो किया गया काम नहीं था, ये एक हाईटेक साजिश थी। कर्नाटका के बाहर के मोबाइल नंबर इस्तेमाल हुए, सॉफ्टवेयर की मदद से बार बार IP एड्रेस बदले गए ताकि कोई पकड़ न सके। और निशाना कौन थे? कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले बूथ और खास तौर पर दलित और अल्पसंख्यक वोटर। ये आपके और मेरे वोट पर एक साइलेंट डिजिटल हार्ट अटैक की कोशिश थी। अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो आलंद का नतीजा पलट जाता। एक जीता हुआ उम्मीदवार हार जाता और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। लेकिन एक गलती ने पूरे खेल का भांडा फोड़ करके रख दिया। मामला गंभीर था, इसीलिए दिसंबर 2023 में इसे कर्नाटका CID को सौंप दिया गया। CID जानती थी कि इस डिजिटल चोरी के सबूत डिजिटल सर्वर में ही मिलेंगे। चोरों के डिजिटल फिंगरप्रिंट्स वहीं कैद थे, यानी IP एड्रेस, मोबाइल नंबर, डिवाइस की जानकारी। और ये सारा डेटा किसके पास था? भारत निर्वाचन आयोग के पास। CID ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, 1, 2, 5, 10 नहीं, पूरे के पूरे 18 बार। 18 महीनों तक CID रिमाइंडर भेजती रही, वो सबूत मांगती रही जो इस साजिश के मास्टरमाइंड तक पहुंच सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ से क्या आया? एक रहस्यमय चुप्पी आई, एक ऐसी दीवार जिसे CID की कोई भी चिट्ठी भेद नहीं पा रही थी। देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी लोकतंत्र के रेफरी से खेल की रिकॉर्डिंग मांग रही थी और रेफरी कथित तौर पर आंखें फेर रहा था। सवाल उठता है, क्यों? चुनाव आयोग को वो सबूत देने में क्या हिचक थी? क्या कुछ ऐसा था जिसे छुपाया जा रहा था? क्या वो किसी को बचा रहे थे? ये सवाल हवा में ही तैर रहे थे जब तक कि इस कहानी में एक बड़े खिलाड़ी की एंट्री नहीं हुई। 18 सितंबर 2025 को दिल्ली में राहुल गांधी माइक पर आते हैं और इस पूरे मामले को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना देते हैं। वो लाग लपेट कर बात नहीं करते, वो सीधे सीधे नाम लेते हैं। ये वोट चोरी की फैक्ट्री है, चल रही है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसे कवर अप कर रहे हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग को 1 हफ्ते का वक्त देते हैं, ये सारा डेटा CID को सौंपिए, वरना यह साबित हो जाएगा कि आप संविधान को पूरी तरह से मारने में भागीदार हैं। यह सिर्फ आरोप नहीं था, यह एक अल्टीमेटम था। इसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। चुनाव आयोग ने तुरंत सफाई दी, कहा कि आरोप बेबुनियाद है, लेकिन कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं थी। कर्नाटका सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस खेल को पूरी तरीके से ही बदल के रख दिया। जी हाँ, कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस मामले की जांच के लिए एक हाई प्रोफाइल SIT गठन कर दिया।
ये टीम सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट कर दी। इसका एक ही मकसद था, सच को बाहर निकालना, चाहे उसकी जड़ें कितनी भी गहरी क्यों ना हो। लेकिन असली धमाका तो अब होना था। मीडिया में खबरें लीक हुई कि एसआईटी की बैठकों में एक ऐसे विकल्प पर चर्चा हो रही है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, और वो विकल्प था सर्च वारंट। इसका मतलब समझिए आप, अगर चुनाव आयोग अब भी डेटा देने से मना करता तो एसआईटी कोर्ट जाएगी, सर्च वारंट हासिल करेगी और उस वारंट को लेकर सीधी ईसीआई के हेडक्वार्टर तक पहुंच जाएगी, यानी चुनाव आयोग के दफ्तर पर छापा। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक न्यूक्लियर बटन दबाने जैसा है। वो संस्था जिस पर निष्पक्ष चुनाव कराने का जिम्मा है, उसी के दफ्तर की तलाशी ली जाएगी। ये टकराव की पराकाष्ठा है। ये वो लकीर है जिसे आज तक किसी ने पार नहीं किया। जब देश इसी उधेड़बुन में था कि क्या वाकई चुनाव आयोग पर छापा पड़ सकता है, राहुल गांधी ने इस लड़ाई को और भी ज्यादा व्यक्तिगत और सीधा बना दिया। 24 सितंबर को उन्होंने एक्स पर सीधे ज्ञानेश कुमार को टैग करते हुए पोस्ट किया, जो किसी सीधे चुनौती से कम नहीं था। चुनाव आयोग ने हाल ही में वोटिंग प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया था। इसी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने लिखा, ज्ञानेश जी, जब हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया। अब चोरों को भी पकड़ लेंगे तो बताइएगा कि सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं। ये एक तीर से दो निशाने थे। पहला, ये जताना कि चुनाव आयोग ने अपनी गलती मानी, तभी अब नए सुरक्षा फीचर ला रहा है। और दूसरा और सबसे ज्यादा बड़ा सवाल, असली चोर कौन है, आप उसका नाम क्यों नहीं बताते। तो आज हम कहां खड़े हैं? एक तरफ कर्नाटका सरकार की एसआईटी है जिसकी तरकश में सर्च वारंट का ब्रह्मास्त्र है, दूसरी तरफ भारत निर्वाचन आयोग है जिसकी साख और निष्पक्षता दांव पर लगी हुई है, और इन दोनों के बीच खड़ा है भारत का आम वोटर, आप और मैं। आज सवाल सिर्फ आनंद का नहीं है, सवाल यह है कि अगर एक जगह 6000 वोटों को इतनी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है तो पूरे देश में आपके और मेरे वोट कितने सुरक्षित हैं। आज सवाल कांग्रेस का या बीजेपी का नहीं है दर्शकों, सवाल उस अंपायर का है जिस पर खेल को ईमानदारी से कराने की जिम्मेदारी है। अगर खिलाड़ी को अंपायर पर ही शक हो जाए तो खेल का क्या होगा। चुनाव आयोग पर छापा पड़ेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, इस कहानी का अंत जो भी हो वो हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा। तो इस पर आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करिए। आगे की खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिए।